बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे मेयर कराची ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुझे यकीन है 5 नवंबर को यूसी 13 की आवाम सपोर्ट करेगी। तमाम सियासी जमातों को शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की दावत देता हूँ। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार उनके साथ मौजूद हैं, बातचीत की है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, कराची के 4 अजला में 5 नवंबर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से भी 3 यूसी से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया गया था। यूसी 8 इब्राहिम हैदरी से मेयर कराची बिला मुकाबला जो है चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आप आइनी तौर पर 6 माह के अंदर आपको इलेक्शन लड़ना लाजमी था, चेयरमैन मुंतखब होना लाजमी था, आप चेयरमैन भी बन चुके हैं। उसके बाद आप यूसी 13 सदर टाउन से क्यों इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए, इलेक्शन का माहौल, और मैं समझता हूँ इलेक्शन के माहौल में तो इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए और पुरजोर तरीके से होनी चाहिए। तो वो सिलसिला इस वक्त चल रहा है और अवामी राब्ता हमेशा हर सियासी जमात का रहना चाहिए। तो मैं एक पीपल्स पार्टी एक कारकुन होने के नाते अपने कारकुनान के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने वोटर्स के साथ वो जो रिश्ता नाता है उसके ऊपर काम हम कर रहे हैं और लोगों के दरमियान रहते हैं। तो इंशाअल्लाह 5 नवंबर को इलेक्शन होगा और मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से इब्राहिम हैदरी की आवाम ने इतनी पुरजोर हिमायत की के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह यूसी 13 का जो ये इंतखाब है इसके अंदर भी यहाँ की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेगी, मुर्तज़ा वहाब को कामयाब करेगी। बाकी जो लोग तनकीद करने वाले थे वो तनकीद करते थे 15 जून को जब मैं इलेक्शन जीता कि जी ये गैर मुंतखब है। आज ये तनकीद कर रहे हैं कि ये 3 जगहों से क्यों लड़ रहा है। आज ये तनकीद कर रहे हैं कि इब्राहिम हैदरी से ये बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हो गया। तो तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, लेकिन हम जो बिलावल भुट्टो जरदारी के वर्कर हैं, फॉलोअर हैं, हम जो खिदमत का सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी व सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। सर, पहले दिन से हम देख रहे हैं, जब से आप मेयर बने हैं, तमाम सियासी जमातों को कराची की तरक्की व खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की दावत दे रहे हैं। जब आपने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में, तो इसके बाद भी कुछ लोगों ने आपके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया। इसके बाद भी क्या बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब उन जमातों को साथ काम करने की दावत देंगे? क्यों नहीं। मैं समझता हूँ ये शहर हम सबका है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम सबको चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम करना चाहिए, सबको मिलकर खिदमत करनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ तनकीद करें लेकिन ज़ातियात पर कभी ना उतरें हैं। मैं समझता हूँ हम सबको ये दर्ज देना चाहिए। बाकी काम तो हम कर रहे हैं, मर्दों के साथ भी कर रहे हैं, ख़वातीन के साथ भी कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। सर, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों कार्रवाइयाँ की गई हैं और लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है जो पानी चोरी में मुलव्विस थे। लेकिन ये गैर कानूनी हाइड्रेंट्स जो है पानी की सप्लाई का एक बड़ा ज़रिया थे। तो क्या सरकारी हाइड्रेंट्स भी बनेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, वो जो तनकीद करने वाले हैं ना, वो इस पे भी तनकीद करेंगे कि आप हाइड्रेंट्स क्यों बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा कैच 22 सिचुएशन है। यह बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़, कनेक्शंस के ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है, उससे वो माफिया तो बंद हो गई। हमारा टारगेट तो ये है कि लोगों के घर की लाइनों में पानी है और इंशाअल्लाह ये जो वादा बिलावल साहब ने लोगों की खिदमत करने का किया है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन जो है ना इंशाअल्लाह इसको वफ़ा करेगा और उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक लोगों के पानी के मसाइल हल नहीं होते। सर, बैनुल-अक़वामी तर्ज के गुज़िश्ता दिनों ग्राउंड्स का इफ्तिताह किया गया है और हमने देखा लियारी में, गिजरी में, मंगो पीर में ग्राउंड्स बनाए गए हैं। इसके साथ साथ डायनो ज़ू पार्क का इफ्तिताह हुआ है और चिड़ियाघर में हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी तर्ज के फ़िश एक्वेरियम का इफ्तिताह हुआ है। तो सफारी पार्क में मज़ीद क्या खुशखबरी देने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में शहरियों को? लोगों ने देखा कि पीपल्स पार्टी ने काम किया। इसी तरीके से गिजरी हो, इब्राहिम हैदरी हो, आपने डायनो पार्क का जिक्र किया, तो हम हर जगह पे इस वक्त काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को ये बता सकें कि शहर के अंदर काम किया जा सकता है, शहर के अंदर बेहतरी की जा सकती है। और ये जो आपने सफारी पार्क के बारे में सवाल पूछा, मैं आपको बताना चाहूँगा ज़ू को भी बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम हम उठा रहे हैं और कराची के सफारी पार्क के अंदर इंशाअल्लाह जो ज़िप लाइन किसी ज़माने में होती थी उसको एक बार फिर हमने रीएक्टिवेट करने का काम स्टार्ट कर दिया है। डेली
اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے نئے کھمبے اور جو پولز تھے ان کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے, اور ٹارگیٹ ہمارا یہ کہ انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں اس کو بھی پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے پاس اپنی پبلک سپیسز کے اندر ہیلدی سرگرمیاں کرنے کو ہوں. فلسطین میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے, تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا مختلف شاہراہوں اور انڈر پاسز کو بھی جو ہے مظلوم فلسطینیوں کے نام سے منسوب کرنے کی حکمت عملی مرتب کی گئی ہے آپ کی جانب سے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم مظلوم فلسطین عوام کے ساتھ اس مشکل وقت میں موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے, عوامی مسائل حل کرنا ان کی اولین ترجیح ہے, جب تک یہ اس منصب پر موجود ہیں عوام کی خدمت گے. جی شعیب مختار بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی میں تبدیلی کے حوالے سے سٹی 21 کی مثبت رپورٹنگ کے میئر مرتضیٰ وہاب بھی منہ طرف ہو گئے. خصوصی گفتگو میں سٹی 21 کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے. ان کا کیا کہنا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں. ماحول, اور میں سمجھتا ہوں الیکشن کے ماحول میں تو اس طرح کی سرگرمیاں ہونی چاہیے اور پرزور طریقے سے ہونی چاہیے, تو وہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اور عوامی رابطہ ہمیشہ ہر سیاسی جماعت کا رہنا چاہیے. تو میں ایک پیپلز پارٹی کے کارکن ہونے کے ناطے اپنے کارکنان کے ساتھ, اپنے سپورٹرز کے ساتھ, اپنے ووٹرز کے ساتھ وہ جو رشتہ ناتا ہے اس کے اوپر کام ہم کر رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. تو انشاءاللہ 5 نومبر کو الیکشن ہوگا اور میں پر امید ہوں کہ جس طریقے سے ابراہیم حیدری کی عوام نے اتنی پردور حمایت کی کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہوا, میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ UC 13 کا جو یہ انتخاب ہے اس کے اندر بھی یہاں کی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کرے گی, مرتضیٰ وہاب کو کامیاب کرے گی. باقی جو لوگ تنقید کرنے والے تھے وہ تنقید کرتے تھے 15 جون کو جب میں الیکشن جیتا کہ جی یہ غیر منتخب ہے. آج یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ 3 جگہوں سے کیوں لڑ رہا ہے. آج یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ابراہیم حیدری سے یہ بلا مقابلہ کیسے منتخب ہو گیا. تو تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے, لیکن ہم جو بلاول بھٹو زرداری کے ورکر ہیں, فالوور ہیں, ہم جو خدمت کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ شہر ہم سب کا ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم سب کو چارٹر آف کراچی کے اوپر کام کرنا چاہیے, سب کو مل کر خدمت کرنی چاہیے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں تنقید کریں لیکن ذاتیات پر کبھی نہ اتریں ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم سب کو یہ درس دینا چاہیے. باقی کام تو ہم کر رہے ہیں, مردوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, خواتین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ وہ جو تنقید کرنے والے ہیں نا وہ اس پہ بھی تنقید کریں گے کہ آپ ہائیڈرنٹس کیوں بنا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا کیچ 22 سچویشن ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف, کنیکشنز کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے اس سے وہ مافیا تو بند ہو گئی. ہمارا ٹارگٹ تو یہ ہے کہ لوگوں کے گھر کی لائنوں میں پانی ہے, اور انشاءاللہ یہ جو وعدہ بلاول صاحب نے لوگوں کی خدمت کرنے کا کیا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن جو ہے نا انشاءاللہ اس کو وفا کرے گا, اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک لوگوں کے پانی کے مسائل حل نہیں ہوتے. لوگوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کام کیا. اسی طریقے سے گزری ہو, ابراہیم حیدری ہو, آپ نے ڈائنو پارک کا ذکر کیا, تو ہم ہر جگہ پہ اس وقت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ شہر کے اندر کام کیا جا سکتا ہے, شہر کے اندر بہتری کی جا سکتی ہے. اور یہ جو آپ نے سفاری پارک کے بارے میں سوال پوچھا, میں آپ کو بتانا چاہوں گا زو کو بھی بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں, اور کراچی کے سفاری پارک کے اندر انشاءاللہ جو زپ لائن کسی زمانے میں ہوتی تھی اس کو ایک بار پھر ہم نے ری ایکٹیویٹ کرنے کا کام سٹارٹ کر دیے. ڈیلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے نئے کھمبے اور جو پولز تھے ان کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے, اور ٹارگیٹ ہمارا یہ کہ انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں اس کو بھی پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے پاس اپنی پبلک سپیسز کے اندر ہیلدی سرگرمیاں کرنے کو ہوں. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم مظلوم فلم کے ساتھ اس مشکل وقت میں. سندھ حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری اور امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کرنے کے لیے محکمہ داخلہ میں 4 روز کے لیے آپ کو بتائیں کہ کنٹرول روم قائم کر دیا ہے. کنٹرول روم 31 اکتوبر سے 3 نومبر تک 24 گھنٹے کام کرے گا. بات کریں گے آزاد نوریو سے. آزاد, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, سندھ سرکار نے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری اور امن امان کی صورتحال کی نگرانی کرنے کے لیے محکمہ داخلہ سیکریٹریٹ میں باضابطہ طور پر کنٹرول روم قائم کر دیا. یہ کنٹرول روم 31 اکتوبر سے 3 نومبر تک 24 گھنٹے کام کرے گا. اس حوالے سے محکمہ داخلہ سندھ نے باضابطہ طور پر سیکشن افسران کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی اور حکم نامہ بھی
जारी कर दिया गया है। कंट्रोल रूम 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 24 घंटे काम करेगा। कंट्रोल रूम गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी की निगरानी करेगा और अमन अमान की सूरत की भी निगरानी कंट्रोल रूम करेगा। इसके अलावा कंट्रोल रूम के लिए अफसरान की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं और सेक्शन अफसरान जिनको ड्यूटी को फरार सरंजाम जो है तैनाती कर दी गई है। अफसर में अब्दुर्रहीम कुरैशी, मोहम्मद वसीम, एजाज अली भट्टी, मीर मोहम्मद चन्ना, फैसल सईद, मंजूर सेबोत, तैमूर अल्ताफ मेमन और अब्दुल्ला जुने जो शामिल है, जो 4 रोज के लिए इस कंट्रोल रूम में जो अपने फराइज सरंजाम देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स ईवी बस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर, 2 हफ्ते कबल बंद होने वाला रूट पीर से दोबारा शुरू किया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, EV3 का रूट 3 जो है एक दफ़ा दोबारा से बहाल किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से मामलात जो है वो हल हो गए हैं, जिसके बाद से ये ऐलान किया गया है कि पीर के रोज़ से यानी कि 30 अक्टूबर से वो रूट जो कि बंद किया गया था उसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। रूट को बंद हुए अभी 2 हफ्ता हुए थे और 2 हफ्ते के दौरान कंपनी और जो निगरान गवर्नमेंट थी इसके मामलात आपस में रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। ये मामलात अब हल हुए हैं, जिसके बाद से ये फैसला किया गया है कि EV3 के रूट को जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। EV3 का रूट जो है वो नुमाइश चौरंगी से बदरिया, डालमिया और फिर उसके बाद जौहर, वहाँ से होता हुआ मलीर कैंट पर जाके ख़त्म पजीर होता था। ये रूट जो है इसको बंद किया गया था। ताहम अब इस रूट से जाने वाले जो हैं उनके लिए ये अच्छी खबर इंतज़ामिया की जानिब से दोबारा दी गई है कि पीर के रोज़ से इस रूट को जो है वो दोबारा इससे जाने वालों को अब सफ़र करने का मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत से लोग थे जो कि यहाँ से भी, जहाँ इस वक्त मौजूद जो डालमिया है, यहाँ से भी लोग जो हैं वो सदर जिनको जाना होता था उनको भी आसानी होती थी, क्योंकि नुमाइश चौरंगी होते थे, फिर उतरते थे, फिर वहाँ से रूट 4 पर बैठकर जो है वो बआसानी सदर जा सकते थे। इसी तरह जिनको जो है जौहर जाना होता था, एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी यहाँ से जो है वो इस सर्विस को से इस्तेफादा करते थे। अब हाल होने के बाद से डेफिनेटली इन लोगों के लिए दोबारा आसानी होगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में गैस के मसाइल ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। PCHS सोसाइटी में भी गैस की अदम दस्तियाबी पर शहरी इंतज़ामिया पर बरस पड़े। मज़ीद बताएंगे नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद हैं। नमरा, बताइएगा। जी, गैस के मसाइल ने अहलियान कराची को परेशानी में मुब्तला कर दिया। इस वक्त PCHS सोसाइटी में मौजूद है और यहाँ पर भी गैस का जो मसला है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिससे जो है शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। हम इस वक्त एक घर में मौजूद है खातून के साथ, इस हवाले से इनसे जानते। बताइएगा क्या मसाइल हैं गैस के, कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है गैस की? गैस तो अभी आपके सामने ये हाल है गैस का, और रात 11 बजे से जो जाती है तो सुबह 6 बजे आती है, और दोपहर में जो जाती है तो ये इसके ऊपर तो हम चाय भी नहीं बना सकते, ना बच्चों के लिए दूध उबाल सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जब गैस नहीं आती, जैसा अभी आपने बताया खाने के वक्त में भी, दिन के औकात में भी गैस नहीं होती, तो उसके मुतबादिल क्या हल आप तलाश करती हैं और किस तरह से फिर खाना तैयार करती हैं? खाना तो ये है कि हम वेट करते हैं 6 बजे हमारी गैस ये तेज़ होगी, फिर उसके बाद हम खाना बनाएंगे, क्योंकि हम मशीन तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो गैर कानूनी है और ख़तरनाक भी है कि इससे कुछ ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता फट जाए। तो ये है कि गैस के लिए इंतज़ार करते हैं, और अल्टरनेट ये है कि होटल से फिर रोटी वगैरह मंगाते हैं, सालन पहले से बना के रख लेते हैं। यही तौर पर बाहर का खाना खाना जो है अब वो इस वक्त शहरियों की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दाम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जो कि गैस जो है वो एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग जो गैस की जा रही है, जिससे जो है शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। और उनकी मुतल्लिका इदारों से अपील है कि जल्द अज जल्द इस पर नज़रसानी करके कोई मौसर हिकमत अमली तैयार की जाए, ताकि एक वक्त मुकर्रर किया जाए जिस वक्त पे जो है गैस की लोड शेडिंग की जाए और उनको आसानी फराहम की जाए। और दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी महंगी होने के बावजूद 1 माह से गायब है। वजूहात क्या हैं, ये बताएंगे बसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो चीनी हुकूमत की जानिब से महंगी कर दी गई है। बिलखुसूस यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीनी जो है तकरीबन 8 रुपये महंगी की गई है। जो आम सारिफ हैं उसके लिए चीनी जो है तकरीबन 8 रुपये इजाफे से 155 रुपये किलो उसके रेट मुकर्रर किए गए हैं। और अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो रजिस्टर्ड सार्फिन हैं उनके लिए भी चीनी तकरीबन 8 रुपये महंगी करके 109 रुपये तक किलो कर दी गई है। लेकिन अलमिया यह है कि चीनी एक तो महंगी कर दी गई है, दूसरी जानब दस्तियाब भी नहीं है यूटिलिटी स्टोर पर चीनी तकरीबन 1 महीने से। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं भाई चीनी जो है वो एक तो 8 रुपये किलो महंगी कर दी गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? और 1 महीने से दस्तियाब भी नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? चीनी की तो बहुत परेशानी होती है रोज़मर्रा की, ये तो ज़रूरत है हमारी असल में। तो हुकूमत को चाहिए कि चीनी यहाँ पे दस्तियाब करें
कि और आटा भी हमारे लिए सस्ता करें। हम लोग रोज़ाना अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ पे आते हैं, यूटिलिटी स्टोर पे लाइनें लगाते हैं आटे के लिए कि आटा सस्ता दे दें, चीनी सस्ती दे दें। तो फ़िलहाल तो यहाँ 1 महीने से चीनी आ नहीं रही है, तो बराए मेहरबानी ये चीनी को ज़रा दस्तयाब करें यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे कि हमारी सहूलत बन सके। अच्छा, दस्तयाब तो करें, लेकिन 8 रुपये जो इजाफा किया गया उस पर आप क्या कहें? चीनी 8 रुपये तक महंगी की गई, उस पर आप क्या कहें? नहीं, 8 रुपये तो ये नहीं करनी चाहिए। असल में चीनी इसको अपने रेट पे रखनी चाहिए, तो ये गुजारिश है कि इसको अपने रेट पे रखें। शहरीन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है वो ना सिर्फ सस्ती होनी चाहिए बल्कि चीनी जो है उसकी दस्तयाबी को भी यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि चीनी जो है वो रोज़मर्रा जो बुनियादी इस्तेमाल की अशिया है उसमें शुमार होता है। शहरियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर चीनी को सस्ता किया जाए, आटे और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनको सस्ती तमाम ज़िंदगी की अशिया जो है वो दस्तयाब हो सकें। जी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सोहराब गोड के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने अवाम के मसाइल सुने और इन्हें हल करने की यकीन दहानी भी कराई। MD वाटर कॉरपोरेशन भी मेयर कराची के हमरा मौजूद थे। मज़ीद बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल जो है सोहराब गोड के मुख्तलिफ इलाकों की यूसीज का दौरा किया है। MD वाटर कॉरपोरेशन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा मौजूद थे। मेयर कराची ने चेयरमैन सोहराब गोड म्युनिसिपल टाउन के दफ्तर में अवाम के मसाइल भी सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई, जबकि मेयर कराची की जानिब से मुख्तलिफ यूसीज में गैर कानूनी पानी के कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की जो है वो दी गई हैं और जल्द अज जल्द अवामी नुमाइंदों की शिकायत पर सीवरेज के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत भी दी गई हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि गैर कानूनी पानी के कनेक्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। शहर में गैर कानूनी पानी के कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सोहराब गोड टाउन के तमाम बुनियादी मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। तमाम बुनियादी वसाइल फौरी हल किए जाएंगे। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुनशियात के केसेस देखने वाले एडवोकेट अली जैन जलबानी कहते हैं रोज़ाना सैकड़ों केसेस आ रहे हैं जिसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा मुलव्वस हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। बिल्कुल, हम देखते हैं कि शहर कायद में मंशियात का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से पुलिस भी मुतहरिक है। दिन ब दिन जो है रोज़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर इन गिरफ्तारियों के बाद कराची की मकामी अदालत में इन मंशियात के मुलजिमान को पेश किया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अली जैन जलबानी, जो कि मंशियात के केसेस को देखते हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए, मंशियात की बढ़ती हुई जो है हम देख रहे हैं कि हर जगह पे मंशियात ऐसा नासूर है जो हमारे जो है नौजवान नस्ल को तबाह करता जा रहा है। पुलिस जो है काफ़ी सारी मुतहरिक भी है, इस पे कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, पनिशमेंट में जो है इजाफा किया गया है, सज़ाएं में बढ़ाई गई हैं, मगर फिर भी जो है काफ़ी केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे केसेस हमारे पास उनके आ रहे हैं क्योंकि ये आए दिन जो है बढ़ता जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि भाई ऐसे कानून बनाए जाएं जो इसको सख्त यानी कि सज़ाएं दी जाएं। और इसके अलावा जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो काफ़ी सारी फेल नज़र आती है। काफ़ी सारे केसेस में हम देखते हैं कि पुलिस वाले गिरफ्तारियां तो करके आते हैं बल्कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन वो इतनी प्रॉपर नहीं होती, उसमें काफ़ी सारे लूप्स होते हैं जिसकी वजह से जो मंशियात के आदी लोग हैं, जो ड्रग्स सप्लायर हैं और डीलर हैं, वो जो है बच जाते हैं और उनकी जो है उनको कोई सज़ा नहीं होती, जिसकी वजह से जो है खौफ जो है कम होता जा रहा है कानून का और लोग जो है इसमें आदी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि मंशियात के यहाँ पर हज़ारों केसेस आते हैं रोज़ाना, जिसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का शामिल होना सबसे तशवीशनाक बात है। उनका ये भी कहना था कि इन मंशियात के केसेस में जो पुलिस की तफ्तीश है, इन्होंने अदम एतमीनान का इजहार भी किया है कि जिसकी वजह से जो है वो जो मुलजिमान हैं वो गिरफ्त से भी बच जाते हैं या फिर जो बेगुनाह लोग हैं वो इसमें शामिल हाल कर दिए जाते हैं। जी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इब्राहिम हैदरी की यूनियन काउंसिल से बिला मुकाबला मुंतखब होने का मामला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मज़ीद बताएंगे नुमान गुल।
یا بالکل مرتضی وہاب کے ابراہیم حیدری کی یونین کونسل سے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا یہ معاملہ ہے، جس کے حوالے سے یہ جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے اس کے کیس کو جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ میئر کراچی کی حیثیت سے سرکاری وسائل پر نہ صرف اپنی بلکہ دیگر پارٹیوں کی امیدواروں کی مہم بھی مرتضی وہاب چلا رہے ہیں۔ مرتضی وہاب کا میئر بن کر عام امیدواروں کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ناانصافی ہے۔ درخواست گزار کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ صورتحال آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ تمام امیدواروں کو یکساں لیول پلاننگ پر جو ہے وہ فیلڈ دستیاب نہیں ہوتی ہے، جس کے اوپر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ میئر کراچی سے متعلق دیگر سماعتیں پہلے بھی دائر ہو چکی ہیں۔ عدالت نے جو ہے مرتضی وہاب، الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، جبکہ عدالت نے جو ہے فریقین سے 2 نومبر تک جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ اور کراچی یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ اسلام کے تحت اسلامی کیلیگرافی کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس پر مزید بتائیں گی عائشہ آفرین۔ کراچی یونیورسٹی میں اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسلامک خطاطی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں فن خطاطی کے جو 4 قرآن پاک کے نسخے لکھنے والے عبدالغنی بگیو صاحب کی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت عبدالغنی بگیو صاحب موجود ہے، جن کا تعلق ڈسٹرکٹ دادو سے ہے اور جنہوں نے 23 سال کے اندر قرآن پاک کے 4 نسخے لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سعادت پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ آج کل جب خطاطی کا جو ایک فن ہے وہ لوگ اس کی جانب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس پہ آپ نے یہ جو سعادت حاصل کی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بیٹی، اصل بات یہ ہے کہ میرا انٹروڈکشن ہو جائے۔ میرا نام عبدالغنی ہے، میں ایک ریٹائرڈ پرائمری ٹیچر ہوں۔ میرا تعلق ہے دادو ڈسٹرکٹ کے تحصیل کینشاہ میں کے چھوٹا سا گاؤں ہے بورڈ شریف، وہیں کے رہنے والا ہوں۔ میرا ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 9 مارچ 1951 ہوا ہے، بورڈ میں پیدا ہوا تھا۔ تو میٹرک میں نے 1970 میں کیا، پھر میں نے ٹیچرس ٹریننگ کالج فارمین حیدرآباد میں ایڈمیشن لی، وہیں سے کوالیفائڈ کیا۔ 74 میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی اور 1911 میں میں ریٹائر ہو گیا۔ تو مجھے سب سے پہلے میرا کام تھا پڑھنا اور پڑھانا، لکھنا اور لکھانا۔ تو یہ کتاب مجھے اچھی لگی تو میں نے قرآن مجید کو لکھنا شروع کیا 2001 سے۔ پہلی کاپی جو میں نے لکھی ہے وہ 7 سال میں نے مکمل کر لی۔ یہ صرف میں نے اپنے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے۔ یہ 7 سال میں مکمل۔ دوسری کاپی میں نے لکھی ہے 3.5 سال میں۔ تیسری کاپی جو ہے وہ میں نے لکھنی شروع کر دی ہے 2010 میں۔ فلڈ افیکٹ ہوا، پاکستان پورا ڈوبا۔ میں نے اپنے سر پہ رکھی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو ہمیں بچا لے، اگر ہم بچ گئے، سب کو بچا لے، تو میں تیسری مرتبہ تیری زبان لکھوں گا۔ تو اس کے بعد میں نے تیسری یہ کاپی لکھی، اور اس کے سلسلے میں ہمارا گاؤں بچ گیا ایک موجزانہ طور پہ۔ اور اس میں جو سیاہی لگتی ہے وہ لگتی ہے فرانس کی، جرمن کمپنی بناتی ہے، اچھی سی سے۔ بہت شکریہ۔ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو اسلامک خطاطی ہے یہ ہمارا ورثہ ہے، جسے زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کے مزید سیمینار کا انعقاد ضرور ہونا چاہیے۔ جی